हेलो नमस्कार साथियों, मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डोज 14 और बहुत ही शानदार सा टॉपिक है अमाशय यानी स्टोमक। तो स्टोमक के विषय में आप लोग जानते होंगे, जब हम कोई भी भोजन को ग्रहण करते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पढ़े होंगे कि भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ प्रारंभ होता है और एक बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से एक तरीके से हमारे अमाशय तक जाता है। तो स्टार्ट अगर बात करें हम कि अमाशय कहाँ है, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुख से। एक नली होती है मुख सबसे पहले, और मुख के बाद जो भोजन हमारा जाता है वो जाता है ग्रास नली में। कहा जाती है? ग्रास नली बोलिए या ग्रसिका बोलिए, ग्रास नली। और उसके बाद ग्रास नली से होते हुए कहा जाती है अमाशय यानी कि स्टोमक में जाती है, जो आज का टॉपिक है ना। कहा जाती है अमाशय में, अमाशय में यानी ग्रसिका से। ये जो पॉइंट है ये हमारा जो ग्रसिका आया फिगर में आप देखेंगे, ये ग्रसिका जो आया है ये मुख से होते हुए ग्रास नलिका से होते हुए ये अमाशय में प्रवेश करती है। जो तो अब सबसे पहले बात आती है अमाशय। अमाशय के बाद फिर कहा जाता है हमारा भोजन छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत में, फिर जाती है छोटी आंत, छोटी आंत में, और फिर जाती है बड़ी आंत में। तो ये क्रम आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी क्रम आपसे पूछता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये क्रम लिखेंगे कि जो भोजन हमारा होता है मुख से प्रारंभ होता है, फिर ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद फिर अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत में। एक सिलसिलेवार ढंग से जो क्रम होता है भोजन के जाने का। हाँ, और बड़ी आंत के बाद फिर गुदा द्वार है ना, जो अपशिष्ट भोजन होता है पचने के बाद कहा जाता है फिर गुदा द्वार में यानी गुदा में, ठीक है। चलिएगा, तो ये क्रम पहले आप लिख लेंगे। चलिए, तो अब आगे शुरुआत करते हैं। तो क्रम मैंने आपको बताया कि अमाशय तक भोजन जाता है कहां से होते हुए। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि माउथ कैविटी के बाद भोजन अमाशय में ही पहुंचता है। लिख लीजिए पॉइंट, माउथ कैविटी के बाद भोजन कहां पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है यानी स्टोमक पहुंचता है। एक पॉइंट ये लिखिएगा। दूसरा, और अमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है हमारे भोजन का? अमाशय में तत्काल भोजन संग्रह होता है। अमाशय में तत्काल भोजन संग्रह, अमाशय में तत्काल भोजन संग्रह एवं पाचन का कार्य किया जाता है, एवं पाचन का कार्य किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, यानी भोजन जब हमारे सबसे पहले जब हम मुख में लिए तो वो बहुत जल्दी के साथ कहां पहुंचता है? बहुत तीव्रता के साथ अमाशय तक पहुंच जाता है। और अमाशय में ही क्या होता है? इसका भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन पाचन का काम किया जाता है। अब है इसका आकार कैसा होता है? ग्रास नली तक जो आता है, मुख गुहा से लेकर के, मुख से लेकर के ग्रास नली से होते हुए पतली नली की तरह आती है। लेकिन अमाशय क्या है? एक चौड़ी थैली नुमा रचना है। लिख लीजिएगा, इसका आकार कैसा है? चौड़ी थैली नुमा रचना है। इसका आकार कैसा है? एक चौड़ी थैली नुमा रचना है। यह आहार नली से आती है तो मतलब पतली रहती है, ठीक है। आहार नली का क्या है? एक इसका आकार चौड़ी थैली नुमा रचना है, यह आहार नली का ही भाग है। अमाशय 3 भागों में विभक्त होता है, ठीक है। भाग हम बाद में बताते हैं, इसको मिटा दीजिए पहले। जो है 3 भाग होता है। अमाशय का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। तो पहला भाग लिखिएगा, ये चेस्ट के पास एक सबसे ऊपरी भाग चेस्ट के नजदीक होता है। चेस्ट के नजदीक होता है, जिसे क्या कहते हैं? नजदीक होता है, जिसे कार्डियक पार्ट कहते हैं। CARD
कार्डियक पार्ट कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक पार्ट। उसके बाद दूसरा होता है आपका बीच वाला भाग। बीच वाले भाग को फुंडिक पार्ट कहते हैं। फुंडिक, बीच वाले भाग को फुंडिक पार्ट कहते हैं। ये बीच वाले भाग फुंडिक पार्ट। उसके बाद सबसे नीचे, सबसे निचले भाग को, सबसे निचले भाग को पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक अस्वेंचर। ओ सॉरी, यहां गलत लिखा है, SPHIN, SPHINTER। चलिए आगे। तो अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है ना। ये जरूरी होता है क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा ना तो भोजन का एक एंजाइम टाइप का होता है जिसे जठर रस बोलते हैं। लिखिएगा, अमाशय की दीवारों पर, अमाशय के दीवारों पर, यानी इस पे, है ना, अमाशय की दीवारों पर एक गाढ़ा चिपचिपा या फिर एक चिपचिपा चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। म्यूकस कहते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। या म्यूकस मेम्ब्रेन इंग्लिश में या फिर म्यूकस ऐसे हिंदी में रख लीजिएगा, ठीक है। पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। अगला, अब जो है अमाशय से दीवारों पर एक स्थित ग्रंथि होती है जिसे क्या बोलते हैं? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। अमाशय की दीवारों पर, एक और लिखिएगा, अमाशय की दीवारों पर स्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? एक ग्रंथियां है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होते रहता है? जठर रस का स्राव होते रहता है। से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का स्राव होता है, इसी को क्या बोलते हैं? अमाशय रस भी बोलते हैं, है ना। इसे अमाशय रस भी कहते हैं। जठर रस का स्राव होते रहता है। अब ये जठर रस में जो है क्या होता है? जठर रस का पीएच वैल्यू, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान होता है 1.5 से 2.5। कितना होता है? 1.5 से कितना होता है? 2.5 होता है। आप पूछिएगा सर ये जठर रस में होता क्या क्या है? अमाशयी रस में ऊपर लिखेंगे, ठीक है, मिटा दे इसको। आपका अमाशय रस बोलिए या जठर रस बोलिए। तो इसमें अमाशयी रस में होता क्या क्या है? HCl होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। उसके बाद क्या रहता है? पेप्सिन एंजाइम रहता है ना जी, पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद और क्या रहता है? रेनिन एंजाइम रहता है। पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और HCl। तो HCl का क्या काम होता है? लिखिएगा HCl, अब हेडिंग लगाएंगे HCl। तो HCl का क्या काम होता है? यह भोजन को पचाने में सहायक है। लिखिएगा, यह भोजन को पचाने में सहायक है। हाँ, एक वो और इंपॉर्टेंट काम करता है। हम भोजन के द्वारा खाली हम शुद्ध पदार्थ तो नहीं लेते होंगे,
हम जब भी भोजन ग्रहण किए कुछ कीटाणुनाशक भी चल जाता है ना, अपशिष्ट पदार्थ भी चल जाता है। तो हानिकारक पदार्थ हम जो भोजन के साथ लेते हैं अंदर, चाहे जैसे कोई भी जर्म वगैरह चल जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से थाली से भोजन उठाए, पता नहीं कितना कैसा भोजन, बहुत देर का खुला भोजन है, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखते नहीं है। तो उन सब चीजों को नष्ट कौन करता है, अमाशय में उपस्थित ये है HCl जो रहता है, यही नष्ट करता है। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमाशय में भोजन द्वारा ग्रहण किया गया, भोजन द्वारा ग्रहण हानिकारक पदार्थ को नष्ट करता है। कौन करेगा नष्ट, HCl करेगा। इसका कार्य में हम क्या क्या देखें, भोजन को पचाने में सहायक है, भोजन द्वारा ग्रहण हानिकारक पदार्थों को कौन करता है, नष्ट करता है, यानी पूरी तरह से खात्मा यहीं पे ये कर देगा। ठीक है, चलिए तो HCl भी आपका खत्म हो गया। अब आगे है आपका, अब है पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम के बारे में, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, इसलिए स्टार मार के लिख लीजिएगा इसको, या फिर एरो मार के जो भी है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, या प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है कौन, पेप्सिन एंजाइम। चलिएगा, और दूसरा पॉइंट इसका लिखिएगा कि यह सामान्य प्रोटीन का पाचन भी करता है। जो हम सभी शरीर में प्रोटीन लेते हैं उसका पाचन कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम ही करता है। यह सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है, सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है। बस, उसके बाद आपका है रेनिन एंजाइम। चलिए नीचे वाला मिटा देते हैं, टाइम। रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है, यह दूध को पचाने में सहायक है ना, लिख लीजिएगा, यह दूध को पचाने में सहायक है। यानी हम जो भी दूध पीते हैं तो उसको पचाता कौन है, रेनिन एंजाइम पचाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्या, कि सर बच्चा तो सिर्फ दूध ही पीता है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बच्चों में रेनिन एंजाइम का स्राव ज्यादा होता है क्योंकि वो सिर्फ दूध पीता है ना। लिख लीजिएगा, बच्चों में यह एंजाइम का स्राव ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा जरूरत किसको है, उसको है ना। फिर लिखिएगा, इसके द्वारा दूध में मौजूद कैसिन प्रोटीन को पैरा कैसिनेट में बदला जाता है। फिर लिखिएगा, इसके द्वारा, यानी रेनिन एंजाइम के द्वारा, इसके द्वारा दूध में मौजूद कैसिन प्रोटीन, है ना। तो अब यहां से एक क्वेश्चन भी आपको बन गया कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन को पैरापेप्सिन ने पैराकैसिनेट, पैराकैसिनेट लिख लीजिएगा। परिवर्तित किया जाता है। लिख लीजिएगा कि इसके द्वारा दूध में मौजूद कैसिन प्रोटीन को पैराकैसिनेट प्रोटीन में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। चलिए मिटा दे ऊपर से। अब ये आपका अमाशय का लगभग क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है यहां से, वो पूछेगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन। ठीक है, तो आप पूछेगा आपसे कि बताइए कि दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। दूध सफेद रंग का होता है ना, तो उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण सफेद होता है, लिख लीजिएगा। दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण, होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, कैसिन प्रोटीन के कारण, कैसिन प्रोटीन।
फिर लिखेगा दूध का हल्का पीला रंग भी होता है ना, लिखेगा दूध का हल्का पीला रंग, दूध का हल्का पीला रंग। यह किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। लिखा भी चुके हैं, पहले हम एक डेली डोज लाए हैं, कैरोटीन प्रोटीन के कारण, है ना। दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। फिर लिखिएगा दूध को पूर्ण आहार नहीं माना जाता है, क्यों? दूध को पूर्ण आहार नहीं माना जाता है, क्यों? लिखिएगा दूध को पूर्ण आहार नहीं कह सकते हैं, संतुलित आहार दूध को पूर्ण आहार नहीं कहते, क्यों? क्यों? तो लिखिएगा क्योंकि दो चीजें इसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी नहीं पाया जाता है। है ना, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए पूर्ण आहार इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे लिखिएगा अगला एक क्वेश्चन और कि बच्चों के मां का दूध जो है बच्चों के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सर्वोत्तम होता है। लिखिएगा मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्यों? सर्वोत्तम होता है क्योंकि उसमें, लिखिएगा क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। यानी WBC वगैरह का निर्माण जो है उस समय बच्चों में नहीं कहा जाता। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि मां का गाढ़ा पीला दूध जो है बच्चों को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था अमाशय, बहुत ही शानदार से सिर्फ क्वेश्चन बेसिस पे इसको तैयार किया गया नोट है। आप लोग आसानी से इसको आराम से नोट तैयार कर लीजिएगा वीडियो देख करके। ठीक है, और ध्यान से अध्ययन कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा आपके लिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए शानदार टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं साथियों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद।